मेरी हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में रिट पेंडिंग है, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट की रिप्लाई देने की औकात नहीं है, रिप्लाई नहीं दे पा रही कि हम क्यों नहीं ये दे पा रहे हैं। और वो इस मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट चला गया और हमारे ही पैसे से उसने हमारे ही खिलाफ लड़ाई लड़ी, हमारे भी पैसे से पब्लिक फंड से उसने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को फीसें दी और हमारे ही खिलाफ के हमने ही उसको मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस से और उसने हमारे ही खिलाफ हमारे ही फंड से हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी। सरकार बीजेपी की थी, शांता कुमार मुख्यमंत्री थे। क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि रिट पिटीशन पेंडिंग है? और जब भी आरटीआई में हम उनसे जवाब मांगते हैं तो वो कहते हैं जी रिट पिटीशन पेंडिंग है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने कोई सरकार को रोक रखा है कि आपने रिजर्वेशन नहीं देनी है, जो उनकी वाजिब ओबीसी की वाजिब रिजर्वेशन है, नहीं देनी है। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एडवोकेट रामलाल जी हैं। रामलाल जी ओबीसी जो वर्ग है उसके एक बड़े सामाजिक नेता हैं और ओबीसी से संबंधित जो भी मसले हैं, चाहे वो प्रशासन के मसले हो, सरकार के मसले हो या बिरादरी के मसले हो, उनको लेके हमेशा बड़े लंबे समय से एक्टिव रहते आए हैं। खासकर जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन का इशू था 90 के दौर में, इसके ये मुख्य सिपाहियों में से एक थे। सबको जैसा कि पता है कि 90 में वीपी सिंह की सरकार में ओबीसी रिजर्वेशन के लिए प्रयास हुए थे और एक बड़ा ओबीसी प्रो और एंटी ओबीसी एक बड़ा आंदोलन हुआ था। और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद कुछ मिला ओबीसी को, कुछ नहीं मिला, कहीं सेंटर पे दिखते हुए, कहीं स्टेट पे दिखते हुए। इन्हीं सारी बातों को लेकर 20 तारीख को ओबीसी संघर्ष समिति के बैनर तले एक आंदोलन करने जा रहे हैं आप, जो आंदोलन एमसी ग्राउंड कांगड़ा से चल के धर्मशाला में पहुंचेगा और जो भी ओबीसी से जुड़े हुए 20 जो मुख्य मामले हैं उनको लेके आप अपना ज्ञापन देंगे और ये मांग करेंगे कि वो जो नहीं मिल पाया है, जो कि आपको संविधान के 93 संशोधन में मिला है या जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है उसके अनुसार, तो वो लंबी हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस आंदोलन का मकसद क्या है, क्यों ये आंदोलन किया जा रहा है। रावल जी, आपका स्वागत है हिमाचल बिजनेस के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं मुख्यतः पहले तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो 20 तारीख का आंदोलन है ये क्यों किया जा रहा है? भाऊ जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जहाँ तक इस आंदोलन का सवाल है, ये आंदोलन जो है ये आंदोलन हमारी जो ओबीसी की मुख्य मांगे हैं, इसमें मुख्य मांग है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हायर एजुकेशन में ओबीसी के बच्चों के लिए जो एक्ट के अनुसार सीटें मिलनी थी, हिमाचल गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड नहीं कर रही है। और इसके लिए मैंने 2019 में हाई कोर्ट में रिट भी डाली, लेकिन आज तक हिमाचल गवर्नमेंट उसका ना तो रिप्लाई कर रही है और ना वो प्रॉपर बच्चों को रिप्रेजेंटेशन हमें दे रही है, ओबीसी के बच्चों को। वो पहली बात तो ये। सेकंड इशू हमारा ये है कि आज तक 1992 से लेकर जब इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दे दी जानी चाहिए और मिल जानी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर भी दी। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट जिस भी पार्टी की सरकार रही, हम उनके आगे गिड़गिड़ाते रहे। हर स्तर पर हमने अपनी आवाज उठाई, लेकिन आज तक हमें जो भी सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की रही हैं, चाहे वो बीजेपी की रही हैं, आज तक हमें इस इश्यू को उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया। और आज भी हमें जो रिजर्वेशन दी जा रही है 12 और 18%, वो भी पूरी नहीं दी जा रही है। आज भी हिमाचल में क्लास 1 में हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 4% है और क्लास 4 और क्लास 3 में सिर्फ 17% रिजर्वेशन है सर्विस में। बाकी की पोस्टें ये जो
करते भी हैं, वो हमारी जो ओबीसी क्लास है उसको नॉट फाउंड सूटेबल करके बाहर कर देते हैं तो हमारी सरकार से ये लड़ाई है कि ये जो है रिजर्वेशन है 27% जो हमें जो सेंटर ने दिया है, सेंटर ने लागू किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, तो हिमाचल में क्या दिक्कत है? हिमाचल में क्यों नहीं? मैं थोड़ा सा इस चीज को लेके आपसे थोड़ा सा, जब हम ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो दो अलग अलग चीजें हैं। एक जगह हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात होती है, दूसरी नौकरियों में या उनकी प्रमोशंस में बात करते हैं। हम पहले स्टूडेंट वाला जो इशू है उसको थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं। जैसे आपने बात की कि जो रिजर्वेशन जो हमें अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, कौन सा, क्या आपने बताया, क्या उसका टाइटल था? 93rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है उसको हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितना % जो हमें रिजर्वेशन जो है वो इसमें एजुकेशन में मिलना है। एजुकेशन में भी 27% हमें मिलना है। 27% 27% सेंट्रल गवर्नमेंट जो हायर एजुकेशन है उसमें, सेंटर के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें लागू है। इसमें मैं इसमें इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वहां पे रिजर्वेशन इस तरह की मिल रही है ओबीसी को? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संचालित हैं उसमें मिल रही है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसमें मिल रही है। लेकिन स्टेट के जैसे हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, 7 मेडिकल कॉलेज है हिमाचल गवर्नमेंट के, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, 16 इंस्टीट्यूशन है सर, ये सारी यूनिवर्सिटी। आप मेरे को मेडिकल कॉलेज का कोई एग्जांपल देके बताना चाह रहे हैं कि जैसे 7 मेडिकल कॉलेज है और जो आप एंटाइटल है जिस रिजर्वेशन के लिए, जो आपके बच्चे जा सकते हैं वहां पे, वो कितनी सीटें आपको मिलती है और एट प्रेजेंट कितनी मिल रही है? जो हिमाचल गवर्नमेंट के कॉलेज हैं सर, हर कॉलेज में 700 सीट है, यानी कुल हिमाचल गवर्नमेंट के 7 कॉलेज इस वक्त मेडिकल कॉलेज रन कर रहे हैं। एमबीबीएस की हर कॉलेज में 100 सीटें, 100 सीटें। ओके, 100 सीटों में से सिर्फ हमें 2 सीटें दी जा रही हैं, 2 सीटें दी जा रही। हमारी सीटें बनती हैं हर कॉलेज में 27, 100 में 27। ओके, अगर गवर्नमेंट जो इस वक्त क्लास 1 में नौकरी में रिजर्वेशन दे रही है 12% के हिसाब से, जो नोटिफिकेशन है लागू नहीं कर रही है वो, उसके हिसाब से भी दें तब भी हमारी हर कॉलेज में 12 सीटें बनती हैं। ठीक है, ये 2% सीटें हमें किस हिसाब से दे रहे हैं? इसके पास, गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं। तो आप तो खुद कानूनी विशेषज्ञ हैं सर, इस बात को लेके कभी आप इसी मैटर को लेके मैं ये कह रहा हूं कि इसी मैटर को लेके 2019 से मेरी हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश में रिट पेंडिंग है, लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट की मतलब रिप्लाई देने की औकात नहीं है, रिप्लाई नहीं दे पा रही कि हम क्यों नहीं ये दे पा रहे हैं। अच्छा, और इस मैटर को लिंक राउंड कर रहे हैं, उसको बिल्कुल लागू नहीं कर रहे। ओके, तो ये हमारी डिमांड है, पहली डिमांड है कि एजुकेशन में हायर एजुकेशन जितनी भी हिमाचल गवर्नमेंट के हैं उसमें 20% सीटें हमें रिजर्व की जाएं, ताकि हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके और वो अपने आगे रोजगार में जा सकें। क्लास 1, क्लास 2 की पोस्टें जो हमारी खाली जाती हैं या नहीं उसको भर पाते हैं तो वो उसमें कोई दिक्कत ना आए। इसी प्रकार हमारी नौकरियों में, कि नौकरियों में 27% हमें मिलेगा, तो अल्टीमेटली ये बजट का सवाल होता है। अगर 1 रुपए को बांटना हो और 100 रुपए को बांटना हो और उसमें अगर जिनका 85% हिस्सा है उसको आप 15 दे दो और 15 वालों को 85 दे दो, तो इक्वालिटी कैसे आएगी? इक्वालिटी तो तभी आएगी कि जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको दिया जाए। क्या ओबीसी के लोग बजट टैक्स नहीं देते? हिमाचल गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देते? क्यों उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? पर रावण जी, तो एक लंबा एक इतिहास है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो ओबीसी आरक्षण की लड़ाई है वो एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। 90 से आप देखते हैं कि शुरू में ही जब ये एक फैसला आया या एक बड़ा ओबीसी वर्ग के लिए बड़ा लाभ हुआ, और खासकर कांगड़ा में ओबीसी वर्ग ज्यादा है, तब भी यहाँ पे उस टाइम पे तो कांगड़ा का मुख्यमंत्री था
तो क्या था उस टाइम पे भी आप आंदोलन, 90 के दौर में भी आप आंदोलन कर रहे थे, और 2025 में 35 साल बाद भी आप आंदोलन कर रहे हैं। अब आप उस टाइम पे मतलब जिंदगी में यंग थे, किशोर थे, और अब आप एक मैच्योर हो गए और ये 35 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। तो क्या कारण है? एक तो पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 90 में क्यों विरोध हुआ और कैसे विरोध हुआ, कौन कानून कोर्ट में लेके गया, वो कहानी क्या थी सर, थोड़ी सी बताओ। भावुक जी, ऐसा है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि 90 में कांगड़ा का मुख्यमंत्री था और वो इस मैटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया और हमारे ही पैसे से उसने हमारे ही खिलाफ लड़ाई लड़ी। आपके पैसे से? हमारे भी पैसे से, पब्लिक फंड से उसने सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को फीसें दी और हमारे ही खिलाफ के हमने ही उसको मुख्यमंत्री बनाया कांगड़ा से, और उसने हमारे ही खिलाफ हमारे ही फंड से हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ी। नहीं, क्या मतलब उस टाइम सरकार इस मामले, सरकार बीजेपी की थी, शांता कुमार मुख्यमंत्री थे और उसने हमारा ओबीसी का विरोध किया और वो लगातार आज भी ओबीसी का विरोध करता है। आज की तारीख में भी शांता कुमार ओबीसी का विरोध करता है, हर मंच पे करता है, हर स्टेज पे करता है ओबीसी का विरोध। नहीं तो फिर ये जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चल गई, बल्कि उस टाइम पे तो बहुत से प्रदेशों में जहां एंटी रिजर्वेशन आंदोलन हुए, बड़ी सरकारें सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं, कोर्ट में चला, केस चला, इंदिरा साहनी वर्सी यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसका जब फैसला आया 1992 में, तो उस टाइम पे तो शांता कुमार की सरकार चली गई हुई थी, वीरभद्र सरकार थी, तो फिर उस टाइम पे क्यों नहीं लागू हुआ? दिक्कत में यही है ना, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं यही कह रहा हूं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि यहां मुख्यमंत्री ओबीसी का बना ही कोई नहीं। यहां सरकार जो है वो मुख्यमंत्री स्वर्ण कास्टों का ही बनता रहा है और ओबीसी के ये लोग हितैषी है नहीं, ना कांग्रेस हितैषी है ना बीजेपी हितैषी है। नहीं तो फिर ये हमेशा इन्होंने ओबीसी को एज ए वोट बैंक यूज किया हुआ है और आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये देखो, इस बार भी कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनी है वो कांगड़ा की बदौलत बनी है और कांगड़ा में मैक्सिमम मेजोरिटी ओबीसी की है। तो चंद्र कुमार को मंत्री बनाए हैं ना जी। चंद्र कुमार एक के बनाने से क्या हो जाता है? एक के बनाने से क्या हो जाता है? चंद्र कुमार तो इस बार मुख्यमंत्री के दावेदार होना चाहिए थे, सबसे सीनियर कांग्रेस में लीडर हैं, लेकिन नहीं बनाया उनको नहीं बनाया। इसीलिए नहीं बनाते ये लोग नहीं, पर राजनीति में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वहां पे तो क्षेत्रीय और जातीय जो समीकरण है उसके हिसाब से ही राजनीति ड्राइव होती है। डेमोक्रेसी क्या है? मेजोरिटी रूल करेगी, यही है ना। तो मेजोरिटी किसकी है प्रदेश में? मेजोरिटी किसकी है? मेजोरिटी तो राजपूतों की है। सिंगल राजपूतों की मेजोरिटी नहीं है, फिर ओबीसी की मेजोरिटी है। कैसे ओबीसी मेजोरिटी कैसे है? आप 56 कास्टों को कैलकुलेट करो आप और राजपूतों को कैलकुलेट करो आप। 56 कास्टें हैं इसमें ओबीसी में, अगर उनको सभी को कैलकुलेट कर लिया जाए तो मेजोरिटी ओबीसी की है, ना कि राजपूतों की है। तो मतलब राजपूत सिंगल कास्ट वाइज मेजोरिटी में हो सकता है, लेकिन ओबीसी एज ए होल मेजोरिटी में। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ओबीसी जो 56 जो कास्टें हैं वो मेजोरिटी में, वो मेजोरिटी में है, उसके बाद ही बाकी कास्टें जो शुरू होती है। बिल्कुल बड़ी आपने इसका कोई आपके पास आधार है? किस आधार में? कोई मैं कह तो रहा हूं, इसीलिए तो ये सेंसस नहीं कराते। कास्ट बेसिस सेंसस क्यों नहीं करवाते ये लोग? कास्ट बेसिस सेंसस तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि मैं वही तो कह रहा हूं, उसने तो सेंटर में तो कह दिया उसने, लेकिन यहां उसकी गवर्नमेंट क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो क्या इसमें जो आपने 20 मांगे रखी है उसमें इसमें ये डिमांड आपने रखी हुई है कि इस तरह इसमें ये डिमांड रखी हुई है कि कास्ट बेसिस जो है वो सेंसस करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि हमारी कितनी आबादी है, राजपूतों की कितनी आबादी है, ब्राह्मणों की कितनी आबादी है, चलो पता लग जाएगा। आपने एक बड़ी बात कही कि ओबीसी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। एक बात और आपने चुकाने वाली कही कि अगर वो जो 56 कास्टें हैं ओबीसी के अंदर, अगर वो यूनाइटेड हो या उनकी पॉपुलेशन को देखा जाए तो एक सबसे बड़ी जो ग्रुप है, सबसे बड़े एक सामाजिक जो संगठन है, तो वो ओबीसी होता है। तो ये जो आपकी जो 20 तारीख की जो रैली, अधिकार रैली जिसको आपने नाम दिया है, तो इसके पीछे क्या मुख्यमंत्री बनाने की अप्रोच है आपकी?
क्या है, क्या इसके पीछे की, इसको कौन से राजनीतिक दल का समर्थन है, इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा बताओ हमें। बाबूक जी, ये इसमें कोई राजनीति इन्वॉल्व नहीं है। बट राजनीति, हम ये कहें कि हम राजनीति छोड़ देंगे, हम राजनीति इसी के जरिए राजनीति ये करेंगे, क्योंकि ये अब कांग्रेस और बीजेपी ने लोग काफी ठग लिए हैं और उनको काफी उनका शोषण कर लिया है। अब कांग्रेस और बीजेपी को लोग लाइक नहीं करते और अब कुछ हिमाचल में कुछ सिनेरियो अब आने वाले समय में कुछ और ही दिखेगा। नहीं, अभी तक का तो इतिहास है ये, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। खैर, आपसे हम बात कर रहे थे कि 1992 में जब ये सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया और ओबीसी के हित में फैसला आया, उसके बाद उस टाइम पे वीरभद्र की सरकार थी, उस टाइम पे क्या हुआ था? आप तो उस टाइम पर भी आंदोलनकारी थे। हाँ, बड़ी रोचक बात है। जब शांता कुमार की गवर्नमेंट टर्न डाउन हो गई तो वीरभद्र जी मुख्यमंत्री बन गए। हम लोगों ने इसकी डिमांड उठाई कि भाई इसको लागू करो आप। तब तक फैसला आ गया था? हाँ, तब तक 92 में फैसला आ गया था। ओके। तब वीरभद्र जी ने हमें सिंपैथेटिकली सुना और उसने हमें आश्वासन दिया और लागू भी की। उसने शुरू में क्लास 1 के लिए 4% और क्लास 3 और क्लास 4 के लिए 10% रिजर्वेशन लागू कर दी। ओके। हाँ, वीरभद्र गवर्नमेंट ने। ठीक है। और उसने ये कहा कि मैं कमीशन बैठाऊंगा और कमीशन की रिपोर्ट लूंगा, फिर इसको हम दे। तो कमीशन बैठाया भी गया था। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो कमीशन उसने बैठाया, लेकिन फिर वो गवर्नमेंट अपनी सत्र मुर्गी चाल चलनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट ने कमीशन बैठाया, लेकिन उसको रिंग राउंड कोई रिपोर्ट नहीं, कोई। फिर जब हमने प्रेशर किया तो फिर गवर्नमेंट ने थोड़ी सी, वीरभद्र ने थोड़ी सी अगली टर्म में और बढ़ाई। ओके। मतलब 12 से 18 कर दी क्लास 3 और क्लास 4 में, और क्लास 1 में जो है वो 10% कर दी। ये वीरभद्र जी गवर्नमेंट ने करी है। रामलाल जी, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ। खासकर आपको एक बड़ा गुस्सा है कि ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ शांता कुमार जी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे जब वो मुख्यमंत्री थे। शांता कुमार जी के बाद में दो टर्म प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद जयराम जी मुख्यमंत्री रह चुके। तो ये जो ओबीसी रिजर्वेशन का को लेके ये जो दो मैंने नाम बताए, उनका क्या रवैया रहा, थोड़ा सा ये बताओ। उन्होंने तो किए कुछ नहीं इस मसले के बारे में। ना धूमल गवर्नमेंट ने कुछ किया, ना जयराम ठाकुर जी गवर्नमेंट ने कुछ किया, कुछ नहीं किया। इवन हमारे विद्यासागर जी थे क्या ना मिनिस्टर, तब उन्होंने थोड़ी कोशिश करके हमने उनके जरिए एक तो पंचायतों में रिजर्वेशन करवाई ओबीसी के लिए, दूसरा हमने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका नाम चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी के नाम से, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम में हमने पालमपुर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमने चौधरी विद्यासागर जी को प्रेशराइज किया, अपनी डिमांडें रखी, ये तब उन्होंने ये दो चीजें की। नहीं तो अब तो वीरभद्र जी इस दुनिया में है नहीं, है ना, और बाकियों से आपने बता दिया। अब जो एट प्रेजेंट सरकार है उसका क्या रवैया रहा है आपके इसको लेके? देखिए, जो इस वक्त के मुख्यमंत्री हैं इसका नेगेटिव एटीट्यूड है। हमारे कुछ संगठन इनसे मिल चुके हैं, हम भी मिल चुके हैं। हमने लिखित डिमांड, मैं कह रहा हूँ 19 से ये रिट पिटीशन मेरी पेंडिंग है। अच्छा, क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि रिट पिटीशन पेंडिंग है? और जब भी आरटीआई में हम उनसे जवाब मांगते हैं तो वो कहते हैं जी रिट पिटीशन पेंडिंग है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने कोई सरकार को रोक रखा है कि आपने रिजर्वेशन नहीं देनी है, जो उनकी वाजिब ओबीसी की वाजिब रिजर्वेशन है, नहीं देनी है। तो ये सारी जो है, ये सारी ये लोग बोलते हैं कि ये जातिवादी करते हैं। जातिवादी तो ये लोग हैं जो जाति आधारित हर चीज में इसको करते हैं। अभी तो 2 दिन पहले की ये सुर्खियां अखबारों की कि जो एक ब्राह्मण योग बन गया है और उसके सदस्यों की नॉमिनेशन हो रही है। तो बाबूक जी मेरे को बताओ,
जिन लोगों की सरकार होती है, क्या उनको कल्याण बोर्ड बनाने की जरूरत है? सरकार किसकी है? मुख्यमंत्री राजपूत, राजपूत कल्याण बोर्ड बनाने की जरूरत है? उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण, इनको कल्याण बोर्ड बनाने की जरूरत है? जब सरकार इनकी है तो क्यों बनाने के लिए कल्याण बोर्ड? ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अपने आदमी को एडजस्ट करने के लिए चलाया हुआ धंधा है। जिन लोगों की सरकारें होती हैं वो कल्याण बोर्ड नहीं बनाते। ये चलो, ये तो एक अलग सा मसला है, राजनीतिक किस तरह से मोबिलाइज किए जाते हैं अपने लोग, है ना? ये बोर्ड और निगमों में जो ताजपोशियाँ होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके लिए या जो ओबीसी वर्ग के लिए एक ओबीसी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई, है ना? और उसका उद्देश्य रखा गया था कि कहीं ओबीसी के बच्चे इस तरह से कोई फाइनेंशियल एड उनको दे के चाहे बिजनेस में लाएं, या जो उनके जो ट्रेडिशनल बिजनेस तक एग्रो बिजनेस था, या कहीं पढ़ाई में कहीं पैसे नहीं है बच्चों के पास, या उनको कोई एजुकेशन लोन के। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जब से बना है, ऐसा कौन सा टर्म आया जब ये पूरी तरह फंक्शनल रहा, किसके टाइम में, और एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, और इसका जो रोल था जो एक डिफाइन था, वो क्या उस पे अमल कर रहा है, क्या इसका काम है और वो कितना खरा उतर रहा है? नहीं, इसमें ऐसा है कि ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो बनाया हुआ है ना सर, इसमें बैरियर बहुत से लगाए हुए हैं। जैसे कि जैसे इकोनॉमिक बैरियर लगाया हुआ है। अगर मेरे को ये बताओ आप, क्या ओबीसी को सिर्फ एग्रीकल्चर संबंधित ही काम करना है? दूसरे नहीं कर सकते हम लोग काम? अगर किसी ने होटल का काम करना है तो उसके लिए बिग अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने बैरियर लगा रखा है कि इतने से ज्यादा आप लोन नहीं ले सकते। कितने लोन ले सकते हैं सर वैसे? हार्डली मेरे ख्याल 8-10 लाख से ऊपर है नहीं है इसमें। और उसमें क्या शर्तें रहती है कोई? शर्तें मैं कह रहा हूँ बैरियर बहुत ज्यादा है इसमें। ओके। इसमें बैरियर बहुत ज्यादा है। एक तो इकोनॉमिक बैरियर है। अगर किसी ने काम करना है, कोई अच्छा काम करना है, तो आजकल के समय में फंडिंग की जरूरत होती है। तो जब बैरियर है तो कैसे ले पाएगा लोन, कैसे ले पाएगा? तो इसमें बहुत से बैरियर है, इन बैरियर को हटाना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक लिमिट है इसको भी हटाना चाहिए। इसकी क्या जरूरत है? ओके। तो ये सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट अभी कभी सर, ये जो जब से बढ़ा है तब से कभी कोई ऐसा आपको गोल्डन ईरा लगता हो जब बहुत शानदार काम रहा हो, या जो इसके नहीं, गोल्डन ईरा वाला तो कोई मेरे को नहीं लगता। गोल्डन ईरा वाला तो कोई बात ही नहीं है। चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, वो दोनों ने मैं ओबीसी वालों को ठगा है। ओबीसी समाज को इन्होंने ठगा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोग थोड़े से धन्यवादी हैं वीरभद्र जी के, जिन्होंने थोड़ा सी हिम्मत करके ये काम किया। नहीं सर, पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपके बीजेपी के लीडर भी काफी एक्टिव रहे, चाहे एक दो ही विधानसभा में पहुंचते रहो। तो ये जो आपके मसले हैं, जिन मसलों को आप लेके एक आंदोलन के रूप में अब खड़ा करने की तैयारियों में हैं, आप रैली कर रहे हैं, तो इनकी क्या भूमिका रही है जो हमारे विधानसभा में आज तक जो सदन की बातें होती है, अभी हम सेशन देख रहे थे, है ना, या कभी जो ओबीसी से जुड़े हुए मुद्दों को लेके कौन सा विधायक की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में भी आपको तो 35 सालों से टिप्स पे पता है। भावुक जी, ऐसा है कि विधानसभा में कोई हमारी आवाज नहीं उठाता। अगर हमारी आवाज उठाते भी हैं कुछ लोग, तो उनको पार्टी का डंडा पड़ जाता है कि भाई आपने ये मुद्दा नहीं उठाना है। क्योंकि ये जो बीजेपी और कांग्रेस वाल की पार्टी लाइन है, ये ओबीसी के खिलाफ है। तो हमारे लोग वहां भी इस आवाज को नहीं उठा पाते, और उनकी आवाज अगर कोई उठाना भी चाहता है तो दबा दी जाती है। वहां भी हमारी आवाज दबा दी जाती है। पर मैं उन अपने लीडरों से इतना आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि पार्टी जहां है वहां रहिए आप, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस आंदोलन में आइए और इसमें सहयोग करिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपके भविष्य की और आपके बच्चों के भविष्य की भी लड़ाई है। पार्टी आपकी अपनी जगह है, लेकिन समाज अपनी जगह है। तो ये इतना मेरा कहना है।
है कि इन लोगों को भी ये आ, आ, संघर्ष समिति का जो ओबीसी संघर्ष समिति बनी है उसका साथ देना चाहिए। राहुल जी, किसी भी मांग को पूरा करने के लिए उससे रिलेटेड कानून जो है वो तो सदन में बनाए जाते हैं, है ना? और अभी आपने कहा कि जो इस ओबीसी वर्ग से जितने भी यहाँ के हमारे सांसद तो खैर उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, लेकिन जो विधायक रहे हैं या हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने सत्ता पक्ष में या विपक्ष में रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे उन पे दबाव रहता है अपने राजनीतिक दलों का, और इस मामलों को वो नहीं उठाते। जब आपकी बात विधानसभा में नहीं उठाई जा रही, अफसर आपके पास अपने हैं नहीं, तो आप आंदोलनों के जरिए जो आपके ये जो मांगे इसको कैसे देखते हैं, कैसे पूरी होंगी? भावुक जी, आंदोलन ही एक जरिया होता है। सरकारें झुकती हैं, झुकाने वाले चाहिए। सरकारें झुकती हैं। नहीं, पर लंबा अरसा हो गया ना सर, 35 साल हो गया, अब तो आपके सिर के बाल भी जड़ गए। चलो कोई बात नहीं। ये जो सोशल चेंज है ना सर, सोशल चेंज को टाइम लगता है और सोशल चेंज आ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों में अब गुस्सा है, लोग जरूर हमारा साथ देंगे, मुझे पूरी आशा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग अपने हकों के लिए जरूर सड़कों पे उतरेंगे। जो कांगड़ा के रेफरेंस में देखें तो ज़्यादातर ज़मीन का काम ओबीसी वर्ग के पास है, या ज़मीन से जुड़े हुए और भी जो काम हैं जो उससे एसोसिएटेड है वो ओबीसी वर्ग के पास है। ज़मीन की स्थिति आज की तारीख में ये है कि आपकी मैक्सिमम खेती तो मानसून का जुआ खेलती है ना? कुल्लों की आपके हालत ऐसी है कि वो कितनी ठीक है ये किससे छुपा नहीं हुआ है ना? और जो उसके इनपुट्स हैं, चाहे वो बीज हो या इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो, वो कॉस्टली है, ठीक है। तीसरा, पशुधन की हमने ऐसी तैसी फेर दी हुई है, वो जो गोवंश है वो सड़कों पे है। तो मैं थोड़ा-सा आपसे ना ये समझना चाह रहा हूँ, आप क्योंकि एक लंबे अरसे से ये जो खासकर समुदाय हैं, ओबीसी वर्ग है, इनके बीच में रहे हैं, इनमें आप घर-घर से वाकिफ़ हैं। तो जो पिछले 3 दशक में जो इनका जो जो हम बात करते हैं कि एक डेवलपमेंट या इनका जो विकास है इन समुदायों का, ये कैसे हुआ है? क्या ये जो एक विकास का मॉडल बाकियों के लिए बना, इनमें इनको कितने अवसर मिल पाए हैं? ऐसा है कि अब जो एग्रीकल्चर है ना सर, हुँ, अब एग्रीकल्चर जो है वो खत्म हो चुका है। अब क्योंकि लैंड की फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है, हुँ, छोटे-छोटे खेत रह गए हैं, हुँ। थोड़ी-थोड़ी लोगों के पास लैंड होल्डिंग बड़ी छोटी हो गई है। बड़ी थोड़ी हो गई है। हुँ, और जहाँ कहीं भी ये थोड़ी बहुत लैंड बची थी, हुँ, हुँ, लोगों ने अपने घर जो हैं वो पहले ये लोग इकट्ठा एक जगह बसते थे। हुँ, अब लोग निकल के खेतों में आ गए, तो वो सारा कंस्ट्रक्टेड लगभग हुँ, मतलब खत्म हो चुका है। हुँ, तो एग्रीकल्चर का काम तो अब खत्म ठीक खत्म है। होने के कगार पर है। इक्का दुक्का मतलब आज हर घर में किसी में चले जाओ तो वो पशु ना के बराबर हुँ, है। अगर हैं भी हैं तो लोग थोड़े वक्त करते हैं और उसको फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं। और फिर सबसे बड़ी इसमें दिक्कत ये है कि ये एक घाटे का सौदा है। हुँ, हुँ। जो एग्रीकल्चर है ना सर, जी, जी। ये घाटे का सौदा है। इसकी लोगों को वाजिब कीमत नहीं मिल पाती। इसकी लोगों को वाजिब कीमत नहीं मिल पाती। जब कीमत नहीं मिलेगी हुँ, हुँ। तो लोग खेती क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, डेफ़िनिटली नहीं करेंगे। अगर इसकी वाजिब कीमत मिले, क्योंकि लोगों को अनाज मिल रहा है फ्री में, हुँ, हुँ। डिपुओं में अनाज मिल रहा हुँ, है, तो लोग क्यों करेंगे इसको? तो इस वजह से ये खेती का धंधा गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। अब खेती पे अगर आप कोई एक भी परिवार, मैं अपने गांव की बात बताऊं, एक परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जो प्योरली खेती पे डिपेंड हो। हुँ, हुँ। नहीं तो मेरे खुद की मैं अपनी खुद की बात बताऊं, सर। मेरे खुद के परिवार में 2 जोड़ी बैलों की, 2 हल जिसे कहते हैं, हुँ, हुँ। हम लोग किया करते थे। 4 बैल, 4 बैल, ठीक है, साथ में 2 भैंसें, क्या बात है। 2 भैंसें 4 हैं, बैल। 2 जोड़ी बैलों की, हाँ, हाँ। यानी 2 हल हाँ, करते थे। हाँ, हाँ। ये तो हम खुद की किसानी से जुड़े हुए थे। हाँ, हाँ। आज हम कोई नहीं करता। आज हम 3 भाई हैं, तीनों में से कोई भी नहीं करता। करते भी होंगे तो पावर टिलर आ गया हाँ, होगा। इक्का दुक्का है। तो अगर उसके ऊपर अगर डिपेंड हो तो सर्वाइवल नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर अब मेन वो नहीं रह गया नहीं, है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोगों को अपनी सर्वाइवल के हाँ, लिए, जीविका बिल्कुल के नहीं। लिए। और ये फ्रूटफुल रहा भी नहीं है आजकल। ओके। पहले के ज़माने में ये थोड़ा बहुत फ्रूटफुल था, लोग करते थे इसे। आज के ज़माने में ये फ्रूटफुल नहीं।
तो टोटल कुल मिला के आपकी मांग के मुख्य 20 मुद्दे हैं। मैं एक और जानना चाह रहा हूँ, राजनीतिक आप बोल रहे हैं कि इसमें किसी भी पार्टी को आपने न्योता नहीं दिया है आपके साथ में, है ना? और प्योरली एक सामाजिक आंदोलन इसको बोल रहे हैं। तो आपके साथ कौन आ रहा है इसमें? क्या कौन सी कोई संस्था ऐसी है या कोई इस तरह की जो इसमें भाग ले बाबू रही जी, इसमें जितने सोशल संगठन ओबीसी के हैं उनको सभी को न्योता दिया गया है? है। और जितने एससी के संगठन हैं उनको भी न्योता दिया गया है, क्योंकि एससी और ओबीसी दोनों डिप्रेस्ड क्लास है और दोनों का हिस्सा जो है वो दूसरे लोग खा रहे हैं। दोनों की नौकरियां भी खा रहे हैं, दोनों की शिक्षा भी खा रहे हैं। तो इन दोनों वर्गों के जो मुख्य लोग हैं उनको मैंने न्योता दिया हुआ है और मैं आपके माध्यम से भी उनको अपील करूंगा कि वो आए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ये किस तरह से आपका कार्यक्रम, जैसे 20 तारीख का आपने पोस्टर बैनर आपकी जगह जगह छपे हमने देखे, तो किस तरह से रहेगा, क्या होगा, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? इसका जो रूट मैप है सर, कांगड़ा एमसी ग्राउंड में हम लोग सुबह 9 बजे इकट्ठे होंगे। ठीक है। और वहां से एक कुछ जो यूथ है हमारा वो पैदल चलेगा। और जो एज्ड लोग हैं या माता बहनें सिस्टर्स जो भी हैं, बच्चे हैं जो पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए गाड़ियां पीछे चलेंगी। तो इस तरीके से हम रो में चलेंगे। एक साइड में पीसफुल हम धर्मशाला से कांगड़ा से मूव करेंगे। कांगड़ा से हम बीरता, मटौर, इच्छी, गग्गल से चैतड़ू से सीला से दाड़ी और फिर धर्मशाला। ये हमारा रूट मैप। ओके। और इन्हीं मुद्दों को लेके आप ज्ञापन देंगे? हाँ बिल्कुल। एक हमने डिमांड चार्टर सरकार को ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। ओके। एक डिमांड चार्टर हमने पहले ही गवर्नमेंट को थ्रू गवर्नर हिमाचल प्रदेश भेज दिया है थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। और एक उस दिन हम कॉपी इसकी जो है वो अपने डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से हम सरकार को भेजेंगे। तो रामलाल जी, ओबीसी संघर्ष समिति जो बनाई गई है, जो 20 तारीख को एक बड़ा आंदोलन ओबीसी की तरफ से किया जा रहा है, जो उनकी मांगे हैं लगभग 3.5 दशक पुरानी मांगे हैं, उनको लेके ओबीसी के जो ओबीसी समुदाय जिसमें 56 तरह की जो जातियां हैं हिमाचल प्रदेश की शामिल हैं, वो उनके प्रतिनिधि जो हैं, हालांकि इस रैली को एक सिंबॉलिक रैली के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ी रैली के तौर पर इसको शक्ति प्रदर्शन भी ओबीसी समाज करने जा रहा है। रामलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और आपने मुद्दों पे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रैली सक्सेस हो। थैंक यू। धन्यवाद।